Assalamu alaikum. Welcome you all on Genex Pharma page. And जैसे कि हमने पास्ट में भी वीडियोस बनाते रहे हैं इस हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास कुछ जो है वो पीछे से क्वायरीज आती रही हैं कि जी प्रेगनेंसी को डिफाइन करें, ट्राइमेस्टर्स में क्या एंटीनेटल केयर लेनी चाहिए और क्या मतलब डिफरेंट गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस जो हैं वो होते हैं इन ट्राइमेस्टर्स में। इसी हवाले से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो है इनवाइट किया है हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर जहारा, and she is an MBBS, MCPS, FCPS consultant obs and gynecologist, and she's having more than 23 years of experience in post fellowship and teaching experience. Currently, she's professor, head of the department Obs and Gynae, Dow International Medical College, and chairperson, faculty of Obs and Gynae, Dow University of Health Sciences. She currently, apart from it, she practice evening. Her evening practice is in Mamji. So, welcome you on board on behalf of Genix Pharma, madam, and thank you so much for your time. बस मैडम का इंट्रोडक्शन हम कराने के साथ साथ आज हमारा टॉपिक जो है वो वायरल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी है। इस वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में कितने तरह के वायरस जो हैं वो प्रेगनेंसी को हिट करते हैं और कौन कौन से वायरस जो हैं वो फीटस और मदर के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये इसमें आज हमें डॉक्टर प्रोफेसर जहारा जो है इसको एक्सप्लेन करेंगी। एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू ट्रीट दिस वायरल इन्फेक्शन एंड हाउ यू कैन मैनेज इट, और किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकती हैं। So let's move forward to our main topic, viral infections in pregnancy. Though coronavirus COVID-19, coronavirus infectious disease 2019 is also a sort of virus. So we have selected this topic not to discuss only coronavirus. Apart from it, there are also different types of viruses in pregnant women which needs to be discussed and which needs to be handled. So, Professor Jahara has got a great specialty in treating this, in looking after these and treating this and managing this such viral infections. So, मैडम आपसे मैं मुखातिब आपको मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपको जो है वो अब एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी को हिट करते हैं ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी एंड विच इज मोर प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान में। Okay, there are various types of viruses which affect pregnancy. इसमें सबसे ज़्यादा common तो herpes simplex virus है. Usually asymptomatic होता है. herpes simplex virus 1 and 2. और अगर देखा जाए तो 1 in 5 और 1 in 6 पेशेंट में ये पॉजिटिव आता है. IgM का अक्सर पॉजिटिव आता है और IgG पॉजिटिव आता है. और कॉमनेस्ट कॉज है मिसकैरेजेस and fetal abnormalities or preterm labor and neonatal problems, neonatal infections का herpes simplex virus. अच्छा, इसके साथ जो congenital viral infections हैं, जैसे torch infections हैं, toxoplasma others, rubella, cytomegalovirus and with this herpes simplex virus, ये हैं और ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और इसमें पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों बहुत बढ़ जाता है। फिर इसके साथ आजकल हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जिसमें A, B, C and E viruses. E virus especially lethal and sometimes very fatal in pregnancy, especially if it occurs in the third trimester of pregnancy. फिर इसके साथ सर्टन वायरल हेमरेजिक फीवर्स हैं, जैसा जब उनकी एंडेमिक और पैंडेमिक आती है, जैसे एबोला, लासा है। अच्छा, फिर इसके साथ चिकन पॉक्स वायरस इन्फेक्शंस हैं, वेरिसेला सिंड्रोम्स करते हैं और अक्सर वेरिसेला कभी कभी अगर डोमिनेंट है या अंदर रहा हुआ है तो हर्पीज जूस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट कर जाता है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस कॉमन फ्लू की तरह भी प्रेजेंट करते हैं और एट टाइम्स अगर इन्फ्लुएंजा नमोनिया हो जाए तो बड़ा सीरियस होता है प्रेगनेंसी में। इन्फ्लुएंजा नमोनिया बड़ा हार्ट हिट करता है प्रेगनेंसी में अगर इन्फ्लुएंजा नमोनिया हो जाए। Similarly, in a similar way, the COVID-19 viral infections, अगर COVID-19 नमोनिया हो तो वो भी बड़ा हार्ट हिट करता है। तो ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो प्रेगनेंसी में कॉमनली देखे जाते हैं। ये एक सवाल हम डेफिनेटली बार-बार रिपीट होता है कि आर वायरल इन्फेक्शन डेंजरस इन प्रेगनेंसी, क्या ये डेंजरस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में? वायरल इन्फेक्शंस हार्मफुल है मदर और बेबी दोनों के लिए,
डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। क्योंकि अब थोड़ा सा मैं आपको प्रेगनेंसी की इम्यूनोलॉजिकल स्टेट के बारे में बता दूं। प्रेगनेंसी जो है उसको कहा जाता है कि इट्स अ ऑल्टर्ड इम्यून स्टेट। और प्रेगनेंसी में जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज को कॉम्बैट करता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है। रीजन ये है कि फीटस एक एलोग्राफ्ट है, और फीटस की और प्रेगनेंसी की सर्वाइवल के लिए इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट होना होता है, मॉडिफाई होता है। तो प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ मॉडिफाइड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और अक्सर इसमें वायरल इन्फेक्शंस, अगर आपकी इम्यून सिस्टम भी ऑलरेडी थोड़ा मॉडिफाइड है और लो है, तो इन्फेक्शंस बड़े आसानी से लग जाते हैं। And these viral infections are hazardous both to pregnancy and both to the baby. And the commonest consequences which are found in the fetus is in the form of miscarriages and preterm labor and intrauterine growth restriction. And there are certain of the few viruses which I have just named. They are associated with certain rare fetal abnormalities and congenital fetal syndromes also. So higher maternal morbidity, perinatal morbidity, mortality है in viral infections के साथ, और अक्सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स कैच कर लेती हैं ये। सही, जैसे आपने बताया कि उनकी इम्यूनिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसी वीक होती है, तो वो डेफिनेटली जो है वो इस तरह के वायरस कैच कर लेती है। अच्छा, इनमें डिफरेंट तरह के 7-8 वायरस जो आपने बताए हैं, इनमें एक वायरस जो सबसे ज्यादा हार्मफुल हो फीटस के लिए, जो कोई एक वायरस है या सारे ही वायरस फीटस के लिए हार्मफुल है? देखिए, इसमें रुबेला है और साइटोमेगालो वायरस है। ये दोनों बड़े हार्मफुल हैं। ये फीटल सिंड्रोम्स करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम भी हो जाता है। तो चिकन पॉक्स, जिसे वेरिसेला वायरस भी कहते हैं, ये 2-3 वायरसेस हैं जो बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये वेरिसेला अर्ली स्टेजेस में है या वेरिसेला मिड ट्रिमेस्टर में, तो इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर लेटर स्टेजेस में है तो कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो जाता है। इसी तरह रुबेला अगर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अफेक्ट करे तो बड़ा खतरनाक होता है। इसी तरह साइटोमेगालो वायरस अगर कुछ स्पेसिफिक वीक्स ऑफ अफेक्ट करता है तो उसमें होता है। और अगर सीएमवी अगर लेटर स्टेजेस में, तब भी वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो रुबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड वायरसेला, ये तीनों वायरसेस जरा बच्चे में जरा हार्ट हिट करते हैं। सही। अच्छा, ये क्या पेशेंट को क्या चीज ऐसी इख्तियार करनी चाहिए जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करे और इन वायरल इन्फेक्शन से पूरी अपनी जो 280 डेज है, 9 मंथ ऑफ gestation है, वो पूरे कवर कर ले? क्या उस पर ऐसी लाइन इख्तियार करनी चाहिए ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी डाइट है, सेहत है। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक बैलेंस डाइट लेते हैं, जो कि प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फ्रेश फ्रूट्स, प्रोटीन्स, यानी जो बैलेंस डाइट है वो लेना इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है कि आप उन लोगों के पास ना बैठें जिनको इन्फ्लुएंजा या कॉफ हो रही है, या जैसा अगर किसी को घर में चिकन पॉक्स निकला, तो द प्रेग्नेंट वुमन शुड बी द फर्स्ट वन who should be away from that infective site, और उन लोगों से दूर रहें ताकि आप वायरल इन्फेक्शंस ना कैच करें। तो अच्छी ग़िज़ा और अपनी हिफाजत, ये 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। और अगर इन्फेक्शन हो ही गया है तो फिर फ़ौरन रिपोर्ट करें अपने डॉक्टर को और उसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट लें। ऑल्दो वायरल इन्फेक्शंस का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर सिवियर इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर वेरिसेला निमोनिया हो गया है, तो आप फिर उसका एंटीवायरल ड्रग्स दी जा सकती है, ट्रीटमेंट है उसका। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि वायरस है खुद ही 7 दिन में या 14 दिन में चला जाएगा और कोई मसले की बात नहीं है। मतलब इस तरह के वायरसेस जो आपने बताए हैं, हर्पीस वायरस है, या मेरे ख्याल से अफ्रीका में एक दफा इबोला वायरस भी बहुत चला था। इबोला और लासा वायरस दोनों हेमोरेजिक वायरल फीवर्स करते हैं। हेमोरेजिक वायरल फीवर करते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर जो खुदा खासकर फीटस जो है वो डेड हो जाता है, तो for how long does the fetus dead fetus can be stay in mother's womb, और कब तक वो, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है इसके बाद वो अपने बहुत खतरनाक रिएक्शन शो करता है डेड फीटस? ऐसा है दुबई कि अगर एक दफा इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है और अगर कोई मेटर्नल इंडिकेशन नहीं है इमीडिएट टर्मिनेशन, और मदर बिल्कुल स्टेबल है और उसके बायोकेमिकल टेस्ट और दूसरे जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स है वो नॉर्मल है, तो द फीटस कैन, जैसा मिसकैरेज हो गया, एंड
आपको पता नहीं है कि क्यों मिसकैरेज हुआ, एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि कभी उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था जो अब सेटल हो गया, वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है, द बेबी कैन बी लेफ्ट इन द मदर वूम फॉर अप टू 3 वीक्स, लेकिन 3 वीक्स के बाद फिर सीरम फाइब्रिनोजन लेवल्स लो होने लगते हैं और बॉडी में कोई क्लॉटिंग एब्नॉर्मैलिटीज होने का खदशा होता है। तो इसीलिए विद इन 3 वीक्स इट शुड बी अबॉर्ट आउट कर देना चाहिए, बट इट्स नॉट एन इमरजेंसी। जैसे अगर कोई इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ 14-20 वीक्स हो गई तो हमारे पास तो एकदम से एक कंसेप्ट है कि जहर फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी ऐसा कुछ, ये सब मिथ है। Until unless the maternal biochemical tests are normal, the dead fetus is not going to harm the mother immediately. And अगर टेस्ट नॉर्मल है तो अप टू 3 वीक्स तक का टाइम होता है कि उसको आप उसको अबॉर्ट आउट करें। अच्छा मैम, which weeks are considered as high risk miscarriages के लिए होती है? ये वीक्स में पेशेंट को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए वायरल इन्फेक्शन से या अपार्ट फ्रॉम अदर इन्फेक्शन से, कौन से वीक्स जो हैं? देखिए, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट्स राइट अप फ्रॉम 6+ वीक्स ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अप टू 10 वीक्स ऑर्गेनोजेनेसिस होता रहता है। तो हम 6 to 10 वीक्स का जो टाइम है वो तो बड़ा क्रिटिकल है। अगर इस 6 to 10 वीक्स के टाइम में पेशेंट ने कोई ऐसा वायरस कांटेक्ट किया जो टेराटोजेनिक है, जैसे रुबेला है या साइटोमेगालोवायरस है, तो ये वायरल इन्फेक्शंस जो हैं ये बच्चे में डेफिनेटली congenital abnormalities produce करते हैं. Similarly, if the patient has active herpes simplex virus infection and their IgM levels are high and the viral load are high, she may also develop congenital abnormalities like neurological abnormalities in the baby and congenital blindness and hearing loss and all these things. So, the first trimester is very vital, and in the first trimester, the woman should be in less contact with people outside क्योंकि वहीं से infections लग जाते हैं। अच्छा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ओवरऑल समअप करें, इसको आप किन केसेस में क्या चीजें, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल, कौन से केसेस को हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझा जाता है? देखिए, सारी वो प्रेगनेंसीज जिनके अंदर मैटरनल कोई डिजीज है या कोई फीटल इफेक्ट होने का खदशा है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। अब मैटरनल डिजीज मेडिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है और मेडिकल डिजीज यानी सर्जिकल कोमॉर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसकी पहले लेप्रोटमी हुई है बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या उसको प्रीवियस कोई इंट्राक्रेनियल कोई क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हुई भी है या पेशेंट्स के प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन स्कार्स है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके साथ एनी मेडिकल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉइडिज्म, एपिलेप्सी, ये सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं। या वो प्रेगनेंसी जो कि एक नॉर्मल चल रही है और एकदम से पेशेंट को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अपीयर हो गया तो वो हाई रिस्क में शिफ्ट हो गई। सारी प्राइमरी ग्रेविडर्स आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड ऑल ग्रैंड मल्टी ग्रेविडर्स जिनके अंदर द रिस्क ऑफ हैविंग पोस्टपार्टम हेमरेज इज मोर, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। So every pregnancy जिसके अंदर कोई complication का खदशा है, it's a high risk pregnancy. मैम, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैं आपसे केस डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आप जरा मुझे बताइएगा कि एक पेशेंट है, मतलब डिफरेंट केसेस का रिपोर्ट होते हैं। एक पेशेंट है जिसकी शुरू में 2 मिसकैरेजेस हुए कंप्लीट, ठीक है, केस डिस्कस कर रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज से फायदा भी उठाएंगे आपकी इस बात से। तो 2 दफा उसके मिसकैरेजेस हुए, फिर 2 उसके जो डिलीवरी हुई है 2 बेबी बॉयज हुए हैं और बहुत प्रॉपर हुए, मतलब नॉर्मल हुए हैं, ऑपरेशन के साथ में, ठीक है। अब अराउंड 8 to 10 इयर्स के बाद वहाँ दोबारा कंसेप्शन होती है, ठीक है। तो शी इज करंटली, अगर हम इसको एग्ज्यूम कर लेंगे, वो 4 to 5 मंथ्स में है इस वक्त ना, 20 वीक्स में है वो वक्त। तो इस वक्त डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहे हैं कि जी आप वो जो सर्वाइकल सर्कुलार्स होता है वो आप लगवाएं, वो एक बेसिकली बैंड जो होता है ना जो प्रेगनेंसी को सेव कर देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो क्या मतलब वो लगवाना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को, क्योंकि शी इज एन एजेड पेशेंट अराउंड 35 to 40 इयर्स के दरमियान की है, या 35 इयर्स एज है, एक्ज्यूम 36 इयर्स भी हो सकती है। तो इस तरह की जो लेट प्रेगनेंसीज होती हैं और शुरू में इनकी मिसकैरेजेस हिस्ट्री हो और फिर उसके बाद ऑपरेशन नहीं हो, नॉर्मल सिजेरियन हो, तो क्या हम लोगों को सर्वाइकल सर्कुलार्स लगाना चाहिए बेसिकली, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, यही होता है?
सर्वाइकल सर्कलाज, देखिए सर्विकल सर्कलाज के कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। एक तो हिस्ट्री बेस्ड होता है, और या देयर इज ऑब्वियस अल्ट्रासोनोलॉजिकल एविडेंस कि देयर प्रीवियस प्री टर्म डिलीवरीज की हिस्ट्री है, उसको एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज है, प्रेशर इन लोअर एब्डोमेन है, फिर आपने जब उसका एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन से देखा तो द इंटरनल लॉस इज डायलेटेड एंड देयर इज अ रिस्क के शी मे मिसकैरी। तो सर्विकल सर्कलाज के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। Besides giving a cerclage in such a patient is going to give her an extra 30% protection. It's not a guarantee कि अगर preterm labor evident हो ही गया है या हो गया है तो complete protection देगा। तो सर्विकल सर्कलाज जो है वो स्पेसिफिक इंडिकेशंस पे होना चाहिए। जिस पेशेंट का आपने कहा कि इसके फर्स्ट 2 मिसकैरेजेस हैं, उसके पास उसके 2 नॉर्मल डिलीवरीज हैं, तो हिस्ट्री में ये पूछना चाहिए कि वर दीज 2 नॉर्मल डिलीवरीज अ टर्म डिलीवरीज या ये प्री टर्म डिलीवरीज थे। और स्पेशली अगर प्री टर्म डिलीवरीज थे और वो प्री टर्म डिलीवरीज में प्री टर्म बेबीज नीनेटल डेथ हो गए थे, और इसकी भी एक टिपिकल हिस्ट्री है कि पेनलेस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गई और फिर पेनलेस एकदम से पेशेंट ने मिसकैरी कर दिया, और बेबी जो डिलीवर हुआ वो अलाइव बेबी था। तो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कि उसको प्री टर्म लेबर हुआ और उसने डिलीवर कर दिया। अब अगर इस तरह की हिस्ट्री है और हिस्ट्री गाइडेड सर्कलाज पे लगाया जाता है, इट्स नॉट फॉर एवरी पेशेंट। इट्स नॉट फॉर एजुकेशन। और क्या इसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं कि अगर जैसे इस कंडीशन में अगर वो 20 वीक्स में सर्वाइकल सर्कलाज लगा रहे हैं तो वो इन्फॉर्म कर देंगे कि इसके तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं मिसकैरेज के इस सर्कलाज को पुट करने में? देखिए अगर उसको हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है और अब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आ गई है और ट्रांसवैजिनल स्कैन पे उसको फनलिंग एट द इंटरनल लॉस मिल रहा है and the doctor has decided for a cervical cerclage, then this cervical cerclage is going to give her a 30% extra protection तकरीबन on an average इतना extra protection दे देगा with other treatment। जैसे कि आप प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स देते हैं for which act as myometrial relaxant which usually prolong the pregnancy। yes, जी हाँ, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स होते हैं जो वेजिनल, पेरेक्टल, इंट्रामस्कुलर और ओरल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो ये जितनी जो एफर्ट्स हैं, दिस इज जस्ट टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी टू अ टाइम दैट द बेबी बिकम्स वायबल एंड कैन सर्वाइव आउटसाइड यूट्रस। So there are very less chances of miscarriage during this procedure of cervical cerclage. If done properly, they are usually actually no। लेकिन अगर बात दफा रेस्क्यू सर्कलाज अगर आप लगते हैं, जैसे कि पेशेंट ऑलरेडी डायलेट हो गई है तो आप रेस्क्यू सर्कलाज लगा रहे हैं, तो रेस्क्यू सर्कलाज में कभी कभी आप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कर देते हैं तो उसमें होता है। लेकिन there are certain technical methods to apply rescue cerclage also which usually is not effective, लेकिन rescue cerclage up to 48 hours तक prolong कर देता है जब तक कि आप स्टीरॉइड्स इफेक्ट करें और बच्चा वायबल हो जाए। थैंक यू सो मच मैडम। बस ये केस काफी दिन से मेरे पास डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा इट्स द राइट टाइम टू डिस्कस द राइट पर्सन दिस केस। सो मैडम, आपके में बस वायरल इन्फेक्शन की सप्लीमेंट्स आती हैं, क्या वायरल सप्लीमेंट से ट्रीट हो जाता है या अपने वक्त जाता है? कोई ऐसी वायरल, हर वायरल की इन्फेक्शन की हर अलग अलग ट्रीटमेंट होती है? कोई ऐसी सप्लीमेंट जो है स्पेसिफिक ऑल वायरसेस के लिए आती है जो वायरल से कोई सप्लीमेंटेशन बेसिकली बताएं हमारे पेशेंट्स को कि वायरल इन्फेक्शन में होती है, ये डिफरेंट वायरस की डिफरेंट सप्लीमेंटेशन होती है? देखिए वायरस किसी चीज से प्रिवेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप ये सारे वायरल इन्फेक्शंस को आपकी बॉडी कॉम्बैट कर सकती है, उससे लड़ सकती है। आप इन्फेक्शन कैच ही नहीं करेंगे। कि घर में जैसा फ्लू है, घर में सबको लग जाता है, लेकिन किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को होता ही नहीं है। द पर्सन हु हैज गुड इम्यूनिटी उसको नहीं होता। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू टेक एडिक्वेट विटामिन सप्लीमेंट्स, यूज फ्रेश फ्रूट्स, जो भी उस आपके सीजन का फ्रूट है, यूज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दूध, अंडा, गोश्त, मछली और सारे फल अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव हाई-फाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें, जस्ट यूज द नॉर्मल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन योर डाइट, और तो आपको यूजुअली इन्फेक्शंस आप कैच ही नहीं करेंगे, और अगर इन्फेक्शंस हुए भी तो वो एक माइल्डर सिवियरिटी के होंगे और जिससे खुद खत्म हो जाएंगे। मैडम थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी सो मच कि आपने इतने मसरूफ अपनी एक्टिंग ओपीडी में हमें टाइम दिया एंड यू हैव डिस्कस्ड दिस वायरल इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी
and definitely this will really help us out to those women who are in quarantine currently and वो डर की वजह से ओपीडी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक ये डर जो है ना वो ओपीडी की तरफ बढ़ रहा है और जिसकी तरफ से अच्छा यूनिसेफ ने माशाल्लाह से कह दिया कि 50 लाख जो है वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो एट द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी रिपोर्ट होंगे तो देयर विल बी अ हैवी लोड ऑन यू पीपल ऑन दीस मंथ्स ऑफ यस देखिए डेफिनेटली डिजीज तो ये रहेगी और डिजीज अभी बढ़ेगी तो इससे डरना नहीं है इससे लड़ना है और किस तरह लड़ेंगे आपको अपनी हिफाजत करनी है प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स पहने आप अपनी हिफाजत करें अपना आप प्रॉपर गियर्स पहने हैंड वॉशिंग करें अपने आप को क्लीन रखें और एडिक्वेट डाइट लें तो आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह चलें we will inshallah make this pandemic to definitely to endemic inshallah ताला और सीरियसली मैडम ये सल्यूट बहुत छोटी चीज है जो लोग करते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब एक मैं अक्सर जो है वो रोडों पे जा रहा हूँ तो मुझे पुलिस वाले अक्सर रोकते हैं जिंदगी में दिखाता हूँ मैं डॉक्टर का तो वो सल्यूट करते हैं मैंने कहा भाई सल्यूट नहीं करो तुम लोग सल्यूट क्यों करो तुम लोग तो हमारे मुआफिज हो बकायदा हमारे लिए भी खड़े हो अब हमारी बारी है पहले तुम लोगों की बारी थी आजकल हमारी बारी है तो बहुत शुक्रिया अगेन ऑन बिहाफ ऑफ जेनेक्स फार्मा मैं आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट जिस तरीके से आप जो है वो सर्व कर रही हैं ह्यूमैनिटी को अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्रोफेसर डॉक्टर जहारा हमारे साथ हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज बहुत शुक्रिया मैडम अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच थैंक यू शुक्रिया